आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, तो उसके संबंध में कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जिसमें धन आवेश होगा, तभी तो उसको ऋण की ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कौन सा सही है हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा वो। आपको शिक्षा की ज़रूरत है तो पढ़ना चाहेंगे, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो बिजनेस करना चाहेगा या नौकरी करना चाहेगा। तो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत होती है वही वो चाहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कब कब हो सकती है? या तो पॉजिटिव चार्ज हो उसके पास, तब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, या तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो फिर वो पूर्ण रूप से अक्रिय हो जाता है। तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बाहरी कक्षा में, तो वो भी इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो दो कंडीशन है, जो दो कंडीशन को पूरा करेगा तो वही जो है इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो देखने में तो न्यूट्रल लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या न्यूट्रल हो, तो वही जो है इलेक्ट्रॉन को चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो अक्रिय होंगे यानी न्यूट्रल होंगे, या फिर धनात्मक चार्ज वाली प्रजातियां होंगी। एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रल है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 2 की ज़रूरत है तो 2 लेके बॉन्ड बनाएगा। तो वही कह रहा है कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को अपना एक्सेप्ट करके, और एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे? न्यूक्लियोफाइल से। तो एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32। कह रहा है विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसमें शो होगा ये हमको बताना है। देखिए हमने जो एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें देखें तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के 4 पार्ट हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि टॉटोमेरिज्म की चर्चा यहाँ पर कहीं भी नहीं की गई है। इसका मतलब अब जो नई एनसीईआरटी उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, परंतु फिर भी चूँकि दिया गया है आपके नीट के पेपर में, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज में होता है तो फिर टॉटोमेरिज्म नहीं शो होता। ब्रिज का मतलब सेतु होता है हिंदी में। सेतु का मतलब होता है कि 2 किनारों को जोड़ने वाला। जैसे कोई नहर है, नहर में पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ ऊपर से ऐसे पुल बना दिया जाए निकलने के लिए, तो चूँकि 2 किनारों को जोड़ता है इसलिए हम इसको ब्रिज या सेतु कहते हैं। तो ये सेतु पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो फिर वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इस दो पॉइंट को जो जोड़ रहा है तो उसी को हम सेतु कहेंगे। तो ये हमारा सेतु है। तो अगर सेतु पर अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं तो एक हाइड्रोजन होगा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक अल्फा ये हाँ, यहाँ पर ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये सी होगा यहाँ कीटोन ग्रुप है। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके एक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बगल वाला इधर है, एक बगल वाला इधर है। यहाँ पर इसके एक बगल वाला इधर है, एक बगल वाला ये है, ये अल्फा कार्बन है, ये नहीं है। इसके एक बगल वाला ये, तो इसमें तो कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंसी पूरी है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए ब्रिज से जुड़ा हुआ, ये जो ब्रिज है इससे जुड़ा हुआ एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज यानी सेज से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेज से जुड़े हैं तो कभी भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे टॉटोमेरिज्म। यहाँ पर देखिए सेज से जुड़ा हुआ एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इधर तो कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4। तो इसलिए जो है ये कार्बन भी यहाँ पर हाइड्रोजन ना होने से ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इसमें देखिए सेत से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, और ये बिना सेत वाले 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ सब सेत से जुड़े हुए हैं ब्रिज से, इसलिए इनमें नहीं होगी, इसलिए केवल थर्ड में हमारी टॉटोमेरिज्म शो होगी। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन एट ब्रिज कार्बन नेवर पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। तो ब्रिज कार्बन जो होंगे उस पर जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, दस ओनली थर्ड एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, इसलिए केवल थर्ड में ही टॉटोमेरिज्म होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है। यहाँ पर देखिए कीटो फार्म और इनॉल फार्म के रूप में टॉटोमेरिज्म को शो किया गया है। क्योंकि आपके कोर्स में नहीं तो ज़्यादा हम इस पर विचार नहीं करेंगे। यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है टॉटोमेरिज्म। चलिए छोड़िए, जब कोर्स में नहीं तो ज़्यादा डिटेल नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ये कंपाउंड। तो इसके डिहाइड्रेशन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, ये 4 विकल्प हम लोगों को दिए गए हैं। तो इनमें से ए वाला हमारा करेक्ट है, ए वाला डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमें बेसिक समझना है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो डिहाइड्रेशन वर्ड है, डिहाइड्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकल जाना। पानी अगर निकल जाए, जैसे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो पानी का निकल जाना डिहाइड्रेशन है। अब पानी कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको देख लेते हैं। इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से यहाँ पर OH निकला है, लिखा हुआ है। अब ये OH के साथ एक H निकल जाएगा, तो H प्लस OH मिलके पानी बन जाएंगे। तो ये OH के साथ H कहाँ कहाँ से निकल सकता है, ये संभावना हमको तलाशना है। तो जब ये OH हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ से जब हटेगा
इस तरह बना देते हैं, तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। जब OH हटेगा निगेटिव के रूप में तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब 1 2 3 जगह इसमें कार्बन जुड़े हुए, इसलिए 3 डिग्री, यानी टर्शियरी कार्बन है ये वाला। और टर्शियरी कार्बोकेटायन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इंटरमीडिएट, तो अब रिएक्शन जो होगी तो आगे जो बनेगा उसको समझते हैं। तो यहाँ से देखिए OH है, इसको H की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारा CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर 1 2 3 है तो एक H होगा कार्बन के साथ, क्योंकि 4 बैलेंसी हमें पूरा करना है। अब देखिए इस H को OH को निकालना है, तो सबसे नज़दीक यानी अल्फ़ा जो हमारा कार्बन होगा उसमें जो हाइड्रोजन होगा उससे निकालना पसंद करेगा। तो अगल बगल वाले में देखते हैं, तो या तो इसका एक हाइड्रोजन ले ले, निकाल दे यहाँ से, तो अगर इसका हाइड्रोजन लेगा और निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर इसका हाइड्रोजन लेकर के निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन लेकर निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो या तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, या फिर यहाँ पर। 3 पोजीशन ऐसी हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर अगर यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, या फिर ऊपर जो एक हाइड्रोजन था निकलेगा CH3 वाला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, इसलिए पहला जो विकल्प है हमारा ये जो है डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, यानी डिहाइड्रेशन का उत्पाद नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन बताया है कि H+ इस OH के साथ निकलेगा, तो यहाँ पर H+ जब निकलेगा तो ये देखिए CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पर CH3 होगा, और ये OH निकलेगा, इसके साथ पानी बन के H2O बन के, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा जैसे दिया। तो इधर का हाइड्रोजन लेकर निकल सकता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये जैसा दिखाया है। अगर इसका हाइड्रोजन लेकर निकलता है इस जगह का तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर जो है इस जगह का हाइड्रोजन लेकर निकलता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये 3 ही प्रोडक्ट है, पहला वाला नहीं है, तो इसलिए पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। ये डिहाइड्रेशन का उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए, जो करेक्ट नहीं है उसकी बात कर रहा है। फॉर ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट नहीं है। तो पहले समझेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या है। फाइल का मतलब चाहने वाला, लव करने वाला। न्यूक्लियो मतलब नाभिक को। तो जाहिर सी बात है कि नाभिक को कौन चाहता है, जिसके पास नाभिक की कमी हो वही तो चाहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज है तो वो धनात्मक चाहेगा, ये मेन मुद्दा है। तो कौन सा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दीजिए, अगर हम अमोनिया को बनाएं तो ये NH3 होती है। अब नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2,5 बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 तो बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसको धनात्मक चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, ये भी सही है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसे न्यूक्लियस चाहिए, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहीं तो डेंसिटी लो होगी, तो लो डेंसिटी वाले जगह पर ये अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बी वाला भी करेक्ट हो गया।
न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो सीकिंग का मतलब होता है चाहना। तो न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस चाहिए, धनावेश चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत उन्हें नहीं है, तो इसलिए सी भी करेक्ट है। अब चौथे में आ जाता है कि न्यूक्लियोफाइल इज ए लिविस एसिड। लिविस एसिड का मतलब होता है, लिविस एसिड और लिविस बेस के बारे में हम लोग समझें तब ये बात समझ में आएगी। तो न्यूक्लियोफाइल इज ए लिविस एसिड। तो लिविस एसिड और लिविस बेस होते थे, तो बेस उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इज कॉल्ड लिविस बेस। तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं न्यूक्लियोफाइल, तब तो इनमें पॉजिटिव चार्ज की कमी होती है, तो पॉजिटिव चाहते हैं। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इज नॉट लिविस एसिड बट लिविस बेस। तो लिविस बेस नहीं लिखा, एसिड लिखा, इसलिए ये गलत हो गया। और गलत वाला ही हमको बताना, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, हेंस दे आर लिविस बेस। तो जो लिविस एसिड और बेस की संकल्पना दी गई वो इलेक्ट्रॉनों के घनत्व पर निर्भर है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उन्हें हम लिविस बेस कहेंगे, जहाँ कम होंगे उन्हें हम लिविस एसिड कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल लिविस बेस हैं, इलेक्ट्रोफाइल लिविस एसिड हैं, इसको समझना। अब क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन दोनों एक ही बात है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले की बात कर रहा है। कार्बेन आयन और कार्बोनियम आयन दो हैं। कार्बेन आयन का मतलब होता है निगेटिव वाला, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन का मतलब होता है पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाले की बात हो रही है। तो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शैल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन देगा, ये हमको समझना। तो देखिए टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखते हैं किस में बनेगा। तो यहाँ पर डी विकल्प में अगर Cl हट जाएगा तो 1 2 3 बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं कम जो कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो टर्शियरी होगा, इसलिए डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। यहाँ से Cl हटेगा तो सेकेंडरी होगा, यहाँ से Cl हटेगा तो प्राइमरी होगा, क्योंकि यहीं से कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन यहाँ पर बनेगा या टर्शियरी कार्बोनियम आयन यहाँ पे बनेगा, इसलिए डी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये Cl हट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तीन तरफ CH3 जुड़े हैं, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल क्यों होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, तो 9 एल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मोर स्टेबल है। यहाँ पर देखिए अगर हटेगा तो केवल 6 एल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर केवल जो है हमारे पास 2 ही होंगे वैसे देखें तो। और इसमें ये दूसरा कंपाउंड है, हाँ यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब आ जाता है 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द इनोलिक फॉर्म ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो हैज। तो देखिए कीटो और इनोलिक फार्म 2 है। कीटो में C के साथ डबल बॉन्ड में O और इनोल में C के साथ सिंगल बॉन्ड में OH। ये था हमने, अगर C डबल बॉन्ड O है तो ये कीटो, कीटोन का मतलब कीटो फार्म, और अगर ये OH लगा हुआ है तो फिर ये इनोल फार्म होगा।
तो एथिल एस्टोएसीटेट जो इनॉलिक फार्म है यानी OH वाला, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बांड हैं ये हमको बताना है। तो अगर हम फिगर बना लेते हैं तो ये मामला आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कीटो और इनॉलिक फार्म दोनों बना दिए। ये OH वाला इनॉलिक फार्म है, ये C डबल बॉन्ड O वाला कीटो फार्म है जो हमने कीटो और इनॉल में पढ़ा, कीटो और इनॉल फार्म। तो हमसे इनॉल फार्म में पूछा गया है एथिल एस्टोएसीटेट के। तो यहाँ पर गिन लेते हैं। तो देखिए 3 तो ये CH3 के हो जाएंगे। आप इसको तोड़ के बनाइएगा, हमने आपको बताया था कि हमेशा पूरा तोड़ के बनाना है, नहीं गलती हो जाती है गिनने में। तो यहाँ भी एक H को अलग कर देंगे, यहाँ भी C2H5 को और फैला देंगे। तो हम गिनते हैं तो देखिए 3 यहाँ हो गए। देखिए 2 तो डबल बॉन्ड है तो 2 ही पाई बॉन्ड है हमारे पास। अब बाकी सिग्मा को गिनना। तो अब यहाँ 3 ये हो गए, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब यहाँ पर CH2 CH3 होगा तो 9 के बाद 1 10 हो जाएगा। CH2 वाले 2 12 हो जाएंगे, फिर CH3 वाले 3 15 हो जाएंगे और एक C के साथ वाला 16 हो जाएंगे और एक ये H वाला 17 और एक ये सिंगल बॉन्ड 18। तो 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे इनॉलिक फार्म में। कीटो फार्म पूछा नहीं, यहाँ भी आप गिन सकते हैं। तो इसको देखें, जो ये चीज़ है इसको अलग बना लीजिए। तो ये O के साथ आ जाएगा CH2, तो एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा। CH3 तो 3 H इस तरह से आ जाएंगे। तो ये C2H5 का बन गया। और इसका बनाएंगे जब हम लोग तो C के साथ 3 H इस तरह आ जाएंगे, तो गलती नहीं होगी। तो देखिए 3 ये हो गए, एक ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ये 17, एक ये 18। तो 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग गिनती करेंगे। अब आ जाता तो C विकल्प करेक्ट हो गया। अब आ जाता है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिए गए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन आकर्स इन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो गए हमको बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अब हम लोगों को अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। जहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर जो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पॉइंट बना है तो फ्री रेडिकल, अगर प्लस बना होता तो कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, और अगर निगेटिव बना होता तो कार्बेन आयन या कार्बोरिन आयन, जैसा हिंदी में बोलते हैं। तो अब इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि ये हमारा मेन कार्बन है। अब इसके अगल बगल वाले अल्फा कार्बन होंगे, उनसे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये हमारा अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन में देखें तो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है कार्बन की। इसका मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस पर देखें तो 1 2 3 4, इसका मतलब चारों कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती हैं चारों पूरी हैं। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर कार्बन की ये फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर देखिए फिनाइल जुड़ा है, यहाँ फिनाइल यहाँ फिनाइल। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग से जब OH जुड़ा होता है, इससे OH जुड़ा हो तो ये हमारा फिनाइल कहलाएगा। तो मान लीजिए एक आप दिखा देते हैं बना के, यहाँ पर ये इस तरह से मान लीजिए जुड़ा है ऐसे, ये इस तरह से ये बेंजीन हो गई। अब यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो अब ये डॉट बना दिया इस कार्बन को। तब इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन है। अब देखते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन है।
1 2 3 4 4 वैलेंसी इस कार्बन की पूरी है तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार तीनों में कहीं नहीं हो सकता, तो इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं शो कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए कहीं डाट लगाया नहीं तो पता नहीं चल रहा किस हाइड्रोजन की बात हो रही है, मतलब कब फ्री रेडिकल किस टाइप का है। लेकिन फिर भी अगर हम माने कि वैसे कैसे माना जाए, यहाँ पर पॉइंट बनाया होता तो पता चलता, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए CH2 है, यहाँ पर CH है, तब 4 पूरा होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा तब पूरा होगा, CH2 CH, यहाँ पर CH2। तो कहीं की भी बात हो, अगर ये कार्बन में देखें तो यहाँ पर भी CH होगा, तो सब जगह हाइड्रोजन है। तो अगर ये फ्री रेडिकल है तो ये अगल बगल हाइड्रोजन है, अगर ये फ्री रेडिकल है तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी। ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पे पॉइंट बना दे तब भी इधर भी अल्फा कार्बन है, जो ये अल्फा 2 हो जाएंगे तब भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन है, इन दो में कहीं नहीं। तो केवल थर्ड विकल्प ऐसा है जो जिस पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बाकी पे नहीं होगा। तो ओनली थर्ड, पहला वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पर बना है पॉइंट, यहाँ दिखाया नहीं, यहाँ पे पॉइंट बना होना चाहिए इस जगह। तो यहाँ पे पॉइंट बना है, तो इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये CH3 या ये देखा जाए तो इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन है। इधर देखा जाए तो 1 2 3 इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो देखिए कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन रिक्वायर्ड ए प्रेजेंस ऑफ H एटम ऑन C अल्फा टू डबल बॉन्ड आर ए रेडिकल। तो जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, चाहे डबल बॉन्ड के साथ हो या रेडिकल के साथ। हाइपर कॉन्जुगेशन आकर इन कंपाउंड थर्ड रेडिकल डिराइव्ड फ्रॉम 2 मेथाइल बाईसाइक्लो यानी 2,2,2,1 हेप्टेन ओनली, ये उसका नाम दिया है। कुल मिला के कैसे होगा क्यों होगा उसमें हमने आपको बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है इन ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 725 mm प्रेशर। तो कह रहा है ड्यूमा मेथड से हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा 0.25 ग्राम है और इससे 40 ml नाइट्रोजन हमको मिलती है, जिसको 300 केल्विन टेम्परेचर और 725 मिलीमीटर दाब पर इकट्ठा किया जाता है। कह रहा है इफ द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन इज 25 mm, तो पानी का जो तनाव है वो 25 mm है 300 केल्विन पर। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, तो कंपाउंड में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो ड्यूमा मेथड का जो फार्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दी है, V1 = 40 ml है, टेम्परेचर T1 = 300 केल्विन है, जो क्वेश्चन में दिया है। और P1 कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 725 mm प्रेशर है, जिसमें कि 25 mm प्रेशर हमारा एक्वस टेंशन कह रहा है, यानी पानी का प्रेशर है। तो कुल मिलाकर के ओरिजिनल प्रेशर कितना है, तो पानी वाले को हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 725 में 25 घटाया तो 700 mm आ गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और P2 जाहिर सी बात है वायुमंडल का दाब माना जाएगा P2, तो 760 mm होता है। वायुमंडल का तापमान तो 273 केल्विन। और V2 हमको निकालना है कि कितनी हमारी नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, वो हमको निकालना है। तो पहले हम V2 निकालें फिर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस वाला फार्मूला लगा दिए,
P1V1 अपान T1 इक्वल टू P2V2 अपान T2, तो V2 निकल आएगा P1V1 T2 अपान T1 P2, सारी वैल्यू रखी। P1 700 mm है, V1 40 ml है। T2 टेम्परेचर वातावरण वाला जो रूम टेम्परेचर 273 केल्विन है। T1 हमारा 300 केल्विन है और P2 वायुमंडलीय दाब 760 mm है। सॉल्व किया तो V2 आ गया 33.52 mm। आप ध्यान देना है कि एट STP का मतलब होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वायुमंडल के हिसाब से। तो जो नाइट्रोजन है हमारी, नाइट्रोजन ये N2 के फॉर्म में रहती है हवा में। तो एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, तो 2 के लिए 28 ग्राम हो जाएगी। तो 28 ग्राम कहें या 1 मोल कहें, अट्ठाईस ग्राम मालिक्यूल यानी 28 ग्राम अणुभार कहें, या 22,400 लीटर कहें, कब? एट एसटीपी पर सारी बातें एक ही हैं। तो 22,400 लीटर बराबर होगा 28 ग्राम के। तो वही कह रहा है कि 22,400 ml, लीटर नहीं ml, 22.4 लीटर, 22,400 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP का वेट कितना है? 18 ग्राम। 22,400 ml नाइट्रोजन का STP पर जो भार है वो उसके अणुभार के बराबर होगा या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, तो वो है 28 ग्राम। तो 1 ml के लिए 28/22,400, तो 33.52 ml के लिए 28/400 गुणे 33.52, चूँकि इसलिए से हम लोग इसको कर लेंगे। तो ये आ गया 0.0419 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो फार्मूला है नाइट्रोजन का द्रव्यमान STP पर बटे कार्बनिक कंपाउंड का द्रव्यमान गुणे 100। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकल आया 0.0419 अपान कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान 0.25 ग्राम था, गुणे परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो आ गया 16.76%। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए कार्बनिक कंपाउंड 0.25 है ग्राम, तो वही यहाँ पर रखा गया नीचे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कौन है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं कि एक कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक कौन? वो न्यूक्लियस चाहता है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, यानी पॉजिटिव चाहता है, और उससे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना है यानी हटाना है। तो कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट होगा? तो इसको देखते हैं। तो कुल मिला के हमको देखे समझना है कि जब Cl निकलेगा तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन बनेगा? कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन कौन बनेगा? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हटा करके स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, तो सबसे ज़्यादा स्थायी जो होगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में हम बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यह इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो Cl की तरफ मूव करेगा, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए ये जो तीर बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर को मूव करेगा ये बॉन्ड वाला, तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव को लेकर के चला जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए कि ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही बनाया गया है। और ये CH3 जो है ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या +I, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इधर को होगा। इसका मतलब ये तीर भी सही लगाया, तो पहला वाला हमारा करेक्ट हो गया।
अब दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करने की तो बात कर रहा है, लेकिन ये Cl को निकालने की बात नहीं कर रहा है। तो देखिए दूसरे विकल्प में ये जो इधर शिफ्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की, तो ये Cl निकले तब शिफ्टिंग हो। इसमें देखिए निकालता दिखाया गया, इसमें नहीं, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखते हैं सी विकल्प में। तो सी वाले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Cl को निकालता तो दिखा रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर रहा। तो जब शिफ्ट नहीं करेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या है कि ये Cl जब निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहिए, इधर को तीर लगा दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ए विकल्प ही हमारा कुल मिला के सही होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ए स्टेबल कार्बोकेटायन यानी SN1 रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर देखिए Cl की शिफ्टिंग होगी, जब Cl की शिफ्टिंग होगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टेबल ड्यू टू प्लस आई ऑफ CH3 ग्रुप, ये प्लस आई है और इसके साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन वाली भी स्थिति बन जाएगी, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है बॉन्ड की, वो इसी पहले ऑप्शन में ही करेक्ट दिखाई गई, इसमें बाकी उतना सही नहीं दिखाया गया। तो ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म किस में होगा, अभी इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। तो टाटोमेरिज्म में हमने सीखा था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और ब्रिज से जुड़ा है अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो बाकी जगह टाटोमेरिज्म शो होगी। तो इसमें देखते हैं ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बगल वाला ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसके बगल वाला अल्फा। तो यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 अल्फा H होगा, और यहाँ पर 1 2 है तो 2 अल्फा H होगा, क्योंकि कार्बन की 4 पूरा करना। कुल मिला के अल्फा है तो होगा, यहाँ पर भी 2 अल्फा H होंगे, इधर 1 अल्फा H होगा, तो यहाँ भी टाटोमेरिज्म होगी। इसमें देखा जाए तो ये 4 बैलेंसी पूरी है, तो इधर कोई अल्फा H नहीं होगा, इधर हमारा 1 अल्फा H होगा, क्योंकि 1 2 3 है तो 1 अल्फा H इधर होगा। तो कुल मिला करके सब में अल्फा H है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट होंगे। आपके कोर्स में अभी नहीं है, आगे हो सकता है हो NCERT में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तीनों में होंगे। यहाँ पर देखिए बनाया भी गया है टाटोमर, ये OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये OH आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया O की जगह, और इस तरह से शिफ्टिंग दिखाई गई है अल्फा H पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर देखिए अल्फा H कैसे शिफ्ट हो रहा है। कुल मिला के गणित जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिटेल में ज़्यादा हम लोग चले जाएंगे। तो आ जाता है 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।